नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन टॉक्स में। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ है 16 जून को, और उस डिक्लेरेशन को ज्वाइंटली पब्लिश किया है रॉयल बोटेनिक गार्डन्स क्यू एंड बोटेनिक गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। और इस डिक्लेरेशन में क्या बताया गया है, इस डिक्लेरेशन की क्यों जरूरत पड़ी, इस डिक्लेरेशन में कहा क्या गया है, उन सब चीज़ों पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और इस डिक्लेरेशन का जो बेस है एक्चुअली वो है, अभी एक कॉन्फ्रेंस 24 से 26 फरवरी को ऑर्गेनाइज की गई थी 2021 में ऑनलाइन, जिसमें लगभग 2000-2500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 115 देशों से। और उस पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज थी, बहुत सारे रिसर्चर्स थे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो 2 दिन का बहुत बड़ा डिस्कशन चला, बहुत सारे रिकमेंडेशंस को लेकर के और इन सब चीज़ों के लिए डिस्कशन हुआ, और बाद में एक डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया। इस डॉक्यूमेंट में इस डिस्कशन के अलावा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पब्लिश हुआ है ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में, जिसमें 10 गोल्डन रूल्स ऑफ एफॉरेस्टेशन बताए गए हैं। उन 10 गोल्डन रूल्स को लेकर के भी डिस्कशन हुआ है, और उन रूल्स को एक्चुअली फॉलो किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस डिक्लेरेशन को अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करूं तो 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट ये थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि इनका एम क्या है डिक्लेरेशन का। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो समराइज किया गया इस डिक्लेरेशन को, कि ये डिक्लेरेशन किसको सपोर्ट करता है और किस चीज को लेके ये कंसर्न है, किसको लेके ये एक्नॉलेज है, और कौन कौन सी गाइडलाइंस है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। उसके बाद जो तीसरा इनका जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, उसमें ये बताया गया है कि हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, हमारी जो फंडिंग एजेंसीज हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, कौन सी अप्रोचेस को फॉलो करें, जिससे कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन में हेल्प मिले, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और लाइवलीहुड को लेकर के ऑप्शंस हमारे सामने आ सके। तो इसको अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ूं, 2 पेज का ये डॉक्यूमेंट है एक्चुअली। अगर इसको आप प्रिंट लेते हैं तो आगे पीछे एक पन्ने में आ जाएगा, तो ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि जब ये जो प्रॉब्लम है हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस की, या हमारे कार्बन एमिशन की, या लाइवलीहुड को प्रोवाइड कराने की, इसको लेकर के जब गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ करती हैं या गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी मेकर्स कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो वो ज्यादातर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ट्री फॉरेस्ट कवर के नाम से हम जानते हैं उसको। और जब ट्री फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की बात आती है तो बहुत सारी ट्री प्लांटेशंस किए जाते हैं। और आप सबने भी देखा होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा कि 1 दिन या 2 दिन की कोई ड्राइव होती है जिसमें टारगेट होता है कि हमें इतने पौधे लगाने हैं, और वो पौधों का जो नंबर होता है बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब 10 लाख, 50 लाख, 500 लाख, ऐसे नंबर्स में बात की जाती है। और साइंस में, इकोलॉजिकल साइंस में बहुत ही साइंटिफिकली ये प्रूव कर दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितने पौधे लगाते हैं, ठीक है, कितने पौधे किसी एक स्पीशीज के लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी स्पीशीज को सिलेक्ट करते हैं और उनका कॉम्बिनेशन बनाकर उसको लगाते हैं, तब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं और ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ये पिछले 3 डिकेड से ऐसी साइंस चली आ रही है जिससे प्रूव हो चुका है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स या ज्यादातर जो हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, या बहुत सारी जो ड्राइव्स चलती हैं, वो ज्यादातर ऐसे करते हैं ट्री प्लांटेशन। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस डिक्लेरेशन में इनिशियली ये मेंशन किया गया है कि ट्री प्लांटेशन को ये माना गया है कि वो हर चीज का सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन नहीं है। और ये साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है कि ट्री प्लांटेशन अगर रॉन्ग जगह पे, अगर रॉन्ग स्पीशीज आप लगा देते हो, तो वो हो सकता है कि और ज्यादा लॉस हो आपके लिए, बशर्ते कि आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करके जो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं वो भी ना आपको मिल पाए। तो ये प्रॉब्लम है, उसको लेकर के यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। और जब डिक्लेरेशन की समरी, जो दूसरा सेक्शन है जहाँ पे समराइज करते हैं अपने डिक्लेरेशन को, तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जो डिक्लेरेशन है वो सपोर्ट करता है किसको, जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज है, लाइक IUCN और GBFLR, ठीक है, सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। जैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो IUCN की गाइडलाइंस है, उनके प्रिंसिपल्स हैं। तो ये फुल्ली सपोर्ट करता है IUCN की इन प्रिंसिपल्स को, क्योंकि ये इकोलॉजी बेस्ड हैं, ये किसी साइंस के आधारित हैं। उसके बाद जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन एंड है, उनके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन, उसको ये फुल्ली सपोर्ट करता है। अगर उन प्रिंसिपल पे बेस्ड कोई रेस्टोरेशन की अप्रोच हो रही है तो डिक्लेरेशन उस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करता है। उसके बाद सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के कुछ इंटरनेशनल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स हैं जिनको प्रैक्टिस किया जाता है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को लेकर के, उस पर इन्होंने फुल्ली उसको सपोर्ट किया है। अगर कोई भी रेस्टोरेशन की अप्रोच है जो इन प्रिंसिपल पे, स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, तो उसको ये डिक्लेरेशन सपोर्ट करता है। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अपने कंसर्न को एक्सप्रेस किया।
इनका कंसर्न जो हम सब जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होना, इकोसिस्टम डिग्रेड होने और कार्बन के इमिशंस का बढ़ना, ये सब इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको टैकल करना है। तो ये दे आर कंसर्न इन दिस डिक्लेरेशन। उसके बाद इन्होंने कंसीडर किया गया है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उनका जो रेस्टोरेशन है वो हमें मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के, और जो हमारी एटमॉस्फेरिक एमिशंस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज को लेने के लिए, और टू रिवर्स दिस डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हॉल्ट दिस लॉस। तो ये इनका पहला कंसीडरेशन है। उसके बाद ये सारे गवर्नमेंट्स को, जितनी भी कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको ये रिक्वेस्ट करती हैं कि जितने भी पहले आप पास्ट में आप जितने भी डिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं या करंटली आप जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसको आप तुरंत स्टॉप कर दें, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग लॉस फॉर द प्लेनेट। तो दूसरा इन्होंने कॉल किया है। तीसरा ये अर्ज करते हैं कि सारी गवर्नमेंट्स ये प्रतिज्ञा करें, ये प्लेज करें कि जो साइंस ऑफ रेस्टोरेशन इकोलॉजी है या साइंस ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की जो साइंस है उसको फॉलो करेंगे, उसको मेन स्ट्रीम करेंगे अपनी पॉलिसीज में, अपने प्लान्स में। उसके बेस पे हमारी अफॉरेस्टेशन अप्रोचेज होंगी, ना कि वन डे प्लांटेशन ड्राइव्स ऑफ एनी नॉन नेटिव एक्सोटिक स्पीसीज। इसके बाद इन्होंने साथ में ये भी सपोर्ट किया है इस डिक्लेरेशन में कि जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जिसमें फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बात की जाती है उसको ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मोनोकल्चर प्लांटेशन को, किसी नॉन नेटिव चीज को ये देख करके कि ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा बायोमास डेवलप कर देती है, तो ज्यादा कार्बन इसके अंदर आ जाएगा, इस चीज को लेकर के इन्होंने अलार्म किया कि ऐसी स्ट्रेटजी ना बनाएं जहां पे नॉन नेटिव स्पीसीज जो एग्रेसिव हैं, बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, उनको प्लांटेशन करें ना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लॉस होगा। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो नॉन नेटिव स्पीसीज हैं बायोमास ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो नहीं प्रोवाइड कर सकती, जो कि हमारी नेटिव स्पीसीज भले वो स्लो ग्रोइंग हो लेकिन वो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज को सपोर्ट करती है जिससे कि वो बायोडाइवर्सिटी उस इकोसिस्टम की बढ़ जाती है। इसके बाद इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमें टिम्बर के लिए, हमें फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए कॉमर्शियल प्लांटेशन को करना है, लेकिन कॉमर्शियल प्लांटेशन करते समय भी ये ध्यान दें कि वहां पर स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और उनकी स्टेबिलिटी में अगर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ने गाइड किया है इस फॉरेस्ट ड्राइव को, इन कॉमर्शियल प्लांटेशन की ड्राइव को, तो ये सस्टेनेबल हो सकती है। इसको टोटली इस तरह से ना कर दे कि बिल्कुल एकदम कोई नॉन नेटिव स्पीसीज है उसका प्लांटेशन आपने लगा दिया, तो दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसके बाद एक टर्म इन्होंने यूज किया, लाइवलीहुड नेटिव फॉरेस्ट। जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, हम सब जानते हैं, जो वहां से बहुत सारी सर्विसेज को लेते हैं और अपने लाइवलीहुड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर भी कहा है कि जो लाइवलीहुड नेटिव फॉरेस्ट है वहां पर भी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट किया जाए, वहां पर जो प्लांटेशन कराया जाता है उसमें भी मैक्सिमम स्ट्रक्चर और फंक्शनल डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए, जिससे कि बहुत सारी सर्विसेज को लेकर के उस जो कम्युनिटी है वो जो उस फॉरेस्ट में रह रही है उनको सपोर्ट मिल सके। इसके बाद इन्होंने एक चीज को और प्रमोट किया है, जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स हैं उसको लेकर के इन्होंने सपोर्ट किया। जितने भी एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स हैं जो डिग्रेडेड लैंड्स पे डेवलप हो रहे हैं या बहुत सारी अच्छी भूमि पर भी डेवलप किए जा रहे हैं, उसको इन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया और कहा कि इससे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी बढ़ सकती है और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज मिल सकती हैं, जो बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज होती है, रेगुलेटरी एंड सपोर्टिंग सर्विसेज एंड प्रोविजनिंग सर्विसेज, उनको मिल सकता है। ये इन्होंने समराइज किया है इस डिक्लेरेशन को। इसके बाद इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ रिक्वेस्ट किए हैं हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको, और हमारे पॉलिसी मेकर्स को, फंडिंग एजेंसीज को और प्रैक्टिशनर्स को। इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंसर्स एंड प्रैक्टिशनर्स को जिन्होंने भी अभी प्रतिज्ञाएं की हैं, कुछ लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की जो FCCC कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अपने नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स, कुछ कंट्रीब्यूशंस को सबमिट किया था, तो जिन्होंने वो प्लेज किए है, या जिन लोगों ने बोन चैलेंज में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को लेकर के प्लेज किया है, या जिन लोगों ने CBD में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के प्लेज किया है, या फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन में लेकर के जिन्होंने प्रतिज्ञा की है, उन सब लोगों से इन्होंने अर्ज किया है, उनसे कहा है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, उनको फॉलो करके ही किसी भी एफॉरेस्टेशन की अप्रोच को आगे बढ़ाएं, और तभी जाकर के हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन कर सकते हैं, और तभी हमारे जो जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको बचा सकते हैं। अभी कुछ जगह ये भी देखा गया कि जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, इंटैक्ट फॉरेस्ट हैं, वहां पर भी जो प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं वो भी टिम्बर क्वालिटी देखी जाती है उसमें, कि इसमें सबसे ज्यादा टिम्बर किसमें प्रोड्यूस होगा, उस तरह की प्लांटेशन को बनाया जाता है। एक दो
नेचुरल फॉरेस्ट में या 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाने का मौका मिला है, देखा है वहां पर जितने भी प्लांटेशन अब किए जा रहे हैं, जो फिलिंग की जा रही है उन फॉरेस्ट की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ टिम्बर बेस्ड स्पीसीज को लगाया जा रहा है। और वो उन स्पीसीज के नीचे अगर आप ग्राउंड लेयर में जाके देखेंगे तो किसी भी और प्रकार की स्पीसीज को सपोर्ट नहीं करते, वो खुद ग्रो करते हैं और दूसरी स्पीसीज को वहां पे लॉस कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये प्लेजेस किए हैं वो बायोडायवर्सिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। दूसरा ये फिर कहते हैं कि लोकल कम्युनिटी जो है, जो इंडिजिनस पीपल है वहां पर, उनको इंगेज करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी जो नॉलेज है उनको इस्तेमाल करें, उनको इन्वॉल्वमेंट करके और इन अप्रोचेस को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जब रहेगा तो वो खुद इसके स्टेक होल्डर्स बनेंगे, वो इसके खुद के इसको मैनेज करने के लिए आगे बढ़ के आएंगे। तो ये दूसरी चीज इन्होंने कही है। तीसरा, कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। आप कभी किसी एक स्पीशीज को लगाते हैं तो उसके जाहिर से बात है कुछ ना कुछ उसका निगेटिव इफेक्ट आता है। जब आपने अच्छे से साइंटिफिकली अगर कोई रिसर्च करके अगर अपने प्लांटेशंस की कम्युनिटी नहीं बनाई है तो कहा गया है कि जहां पर लगता है कि ट्रेड ऑफ्स को हम निगेशिएट नहीं कर सकते, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वहां पर भी नेचुरल हैबिटाट्स जो हैं उनको ना लूज किया जाए। हमारे जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं वहां पर प्लांटेशन ऐसी ना की जाए जिससे कि उसके ट्रेड ऑफ्स आ ही रहे हैं। तो वहां पर इन्होंने इसको इग्नोर किया कि उस चीजों को बचाएं। और कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो रेस्टोरेशन साइंस के, उनको फॉलो करें। और पॉपुलेशन को, जो हमारी थ्रेटेंड स्पीसीज हैं जो रेड लिस्ट हो चुकी हैं, उन स्पीसीज को भी ध्यान दें, उनको कंजर्व भी करें साथ साथ में, ये कहा गया है। और कहा गया कि आज तक हमने जो गलतियां की उस गलतियों से सीखें जिससे कि हम आगे फिर से वैसा काम ना करें। क्योंकि आज तक जितने भी प्लांटेशन ड्राइव्स हुए कुछ भी प्लांट सक्सेसफुल नहीं है, सब के सब बेकार गए हैं। और वैसे ही हमारी भूमि पड़ी हुई है जो किसी न किसी इन्वेजिव स्पीसीज ने उसको कवर कर लिया है और वो ग्रीन कवर में आ गई है। इसके बाद ये कहते हैं कि जितनी भी रिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज हैं उनको, वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए है, वो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। अगर वो आपकी एफॉरेस्टेशन अप्रोच बायोडायवर्सिटी को लॉस कर रही है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प नहीं कर रही है, तो ये अप्रोच आपकी बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जाएगी कि आपने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प की है। और जितने भी नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप सब जानते हैं, UNFCCC, UNCCD, CBD, बोन चैलेंज, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लगे हैं इस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए। इन सब से अर्ज किया है कि वो सब एक साथ काम करें, वो सब एक साथ मिलकर के सारे फ्रेम्स को अगर फ्रेमवर्क करेंगे तो वो अच्छा हम सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकेंगे इजिली। एंड लास्ट में इन्होंने रिक्वेस्ट की है हम सब से कि इस डिक्लेरेशन को पढ़ें, इसको समझें और इस पर साइन करें। साइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और इस PDF डॉक्यूमेंट का भी PDF बना के नीचे डाल दूंगा, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका ट्विटर पे लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा लिंक में, इनका लिंक्डइन पे एक लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा। इसको ज्यादा ज्यादा लोगों से शेयर करिए और इस पर साइन करना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा लिंक में जाकर के। कुछ चीजें मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की, हालांकि सब कुछ नहीं कवर किया मैंने, तो उसको पढ़ करके वहां पे आप साइन कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं डिक्लेरेशन को। एक बार लास्ट में फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जितनी भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हैं वो एक्चुअल में लॉस होगा हमारी बायोडायवर्सिटी को लेकर के। हमें लगता है कि इस बार इस गवर्नमेंट ने 10 लाख पौधे लगा दिए, 50 लाख पौधे लगा दिए, इसने 100 लाख पौधे लगा दिए। ये गलत ड्राइव्स हैं, ये और बायोडायवर्सिटी को लॉस करेंगी। इसके लिए साइंस है, बहुत सारे पिछले 30 साल से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड है काम कर रहे हैं। इंडिया से तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो इस तरह की साइंस पे काम कर रहा है। हमने जितने भी स्टडी की, ऑलरेडी हमारे जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे उसी में हमने स्टडी की है। हमने मैनिपुलेशंस नहीं किए ट्री स्पीशीज के, हम जान सके कि ये वाली ट्री स्पीशीज इंपॉर्टेंट है और ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है प्लांटेशन के लिए। तो उन सारी साइंस को फॉलो करके अगर फॉरेस्टेशन किया जाएगा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ग्लोबल स्ट्रेटजीज है और ये नेशनली चेंज की जा सकती है। हमारे पास कौन सी नेटिव स्पीशीज है उसके हिसाब से प्लांटेशन कर सकते हैं। हमें लाइवलीहुड के लिए क्या चीजें चाहिए उसके हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं। हमारी लैंड कैसी है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के किया जा सकता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए। और मैंने पहले 2 वीडियो बनाए, मैंने नहीं रिक्वेस्ट किया आप लोगों से कि आप इसको शेयर के लिए। इसको मैं इसलिए कर रहा हूं कि डिक्लेरेशन अगर ज्यादा लोगों के पास जाएगा, ज्यादा लोग इसको साइन करेंगे, तो ये जो इस डिक्लेरेशन को लॉन्च कर रही है एजेंसीज, ये स्ट्रांगली गवर्नमेंट्स को कह सकेंगी और स्ट्रांगली बोल सकेंगे कि हमारी जो एफॉरेस्टेशन की ड्राइव्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, फंडिंग करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स कैसे होने जिनको आप फंड करें जिससे कि और अच्छी रिसर्च हो सके। तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। आप सबने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। नीचे लिंक सारी अवेलेबल है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।